नमस्कार। आइए हम लोग आज प्राचीन इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर तो समझेंगे। वो है राजा, किसान और नगर। ये प्राचीन इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर इसलिए है क्योंकि इसमें विशेष रूप से मौर्य साम्राज्य का विवरण मिलता है ना। इसमें कैसे कैसे हड़प्पा सभ्यता के ख़त्म होने के बाद वैदिक कल्चर डेवलप हुआ और वैदिक कल्चर के बाद वाला जो समय आया उसके बारे में यहाँ देखने को मिलता है। प्रमुख रूप से यहाँ पर महाजन पदों का उल्लेख ज़्यादा देखने को मिलता है। यही रीज़न है कि हम लोग को यहाँ पर राजा, किसान और नगर जो आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था के रूप में यहाँ पर पढ़े हैं। लगभग ये 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के समय को देखते हुए यहाँ पर बात किया जा रहा है। इसमें हम लोग विशेष रूप से बहुविकल्पीय प्रश्न को देखेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे, उसी का सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग समझेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास मिल रहा है कि बौद्ध एवं जैन साहित्य के मुताबिक 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितने महाजनपद थे। महाजनपद का अगर हम बात करें कि महाजनपद होता क्या है, तो महाजनपद विशेष रूप से वैसा स्थान होता है, वैसा जगह होता है जो लोगों के द्वारा बसा दिया जाता है। मतलब महाजनपद, जनपद का मतलब अगर हम समझें कि जनपद का अर्थ क्या है, तो जनपद विशेष रूप से होता है जहाँ लोगों का पाँव जम जाता है ना, जहाँ लोगों का पाँव क्या जम जाता हो या फिर जम या बस जाता हो, ये हो गया जनपद। लेकिन यहाँ पर बात करा जा रहा है महाजनपद का। तो महाजनपद जो होता है वो जनपद का थोड़ा सा बड़ा सा रूप होता है। तो अगर हम बात करेंगे कि बौद्ध और जैन साहित्य के अनुसार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितने महाजनपद थे, तो हम लोगों को याद रखना चाहिए कि 16 महाजनपद थी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 महाजनपद। इसको बौद्ध और जैन साहित्य में या फिर वहाँ पर इनको षोडश महाजनपद, षोडश मतलब संस्कृत शब्द है षोडश, है ना, जिसका अर्थ होता है 16, तो षोडश महाजनपद भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली कौन था। सबसे शक्तिशाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी बनता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी कभी कभी पूछा जाता है कि यहाँ इसका सबसे पहले आंसर जान जाइए कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो था मगध। और मगध के शक्तिशाली होने का कारण क्या था। क्वेश्चन रहता है कि सभी महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली कौन था, तो उसका आंसर तो मिल गया हम लोग को कि मगध था। लेकिन कारण क्या था, मतलब किस कारण से मगध सबसे शक्तिशाली बना था, तो इसका बहुत सारा कारण माना जाता है। अगर हम बात करेंगे भौगोलिक का या फिर भौगोलिक के अनुसार आर्थिक दृष्टिकोण से, रक्षा के दृष्टिकोण से, है ना, सुरक्षा के दृष्टिकोण से, तो अलग अलग रूप में माना जाता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं शक्तिशाली के कारण में कि ये गंगा के किनारे होने के कारण, है ना, तो गंगा के तट पर स्थित था और इसी वजह से यहाँ पर उपज जो था, है ना, उपज में वृद्धि देखने को मिलता था। मतलब बहुत अच्छा मात्रा में खाने पीने का जो सामग्री, खाद्य सामग्री है, उसका उत्पादन अच्छे से हो जाता था। मतलब लोगों को भूखे नहीं मरना पड़ता था। ठीक है, तो पहला रीज़न ये था कि खाने पीने का जो सामग्री उपलब्ध आसानी से हो जा रहा था। उसके बाद अगर हम बात करेंगे रक्षात्मक दृष्टिकोण से, तो झारखंड उस समय मगध का ही हिस्सा हुआ करता था। तो लोहे का भंडार जो है वो यहाँ पर था, सिंहभूम वाला क्षेत्र, तो लोहे का भंडार उसके पास उपलब्ध था उस समय। साथ ही साथ हम लोग अगर बात करेंगे तो यहाँ से एक और चीज़ है ना, जंगलों से हाथी भी मिल जाता था। और जंगलों से जब हाथी मिल जाएगा, जंगलों से हाथी प्राप्त करने से सेना के रूप में या फिर सैनिक गतिविधियों के लिए, है ना, वाहन के लिए, सामानों को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता था। तो यहाँ से जंगलों से हाथी भी प्राप्त हो जाता था।
तो ये झारखंड वाला क्षेत्र से लोहा भी मिल जाता था, जंगलों से हाथी मिल जाता था। ये सब कारण था शक्तिशाली होने का। अगर हम और भी देखेंगे तो उसमें प्रशासनिक व्यवस्था, मतलब कि शक्तिशाली शासक भी हुआ करते थे। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर सारा कुछ उपलब्ध हो और अगर शासक ही निकम्मा रहे, वही अगर ठीक से चला नहीं पाए साम्राज्य को, तो फिर शक्तिशाली नहीं बन सकता है। मतलब शक्तिशाली बनने का एक प्रमुख कारण है कि शासक जो थे उस समय, है ना, वो मगध के जो भी शासक हुए थे वो शक्तिशाली हुए थे, शक्तिशाली शासक हुए थे। जैसे अगर हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पहले नंद वंश था। नंद वंश भी एक बहुत शक्तिशाली वंश था। इसको हराने के लिए चाणक्य को, कौटिल्य को रणनीति अपनाना पड़ा था। बहुत बार तो हार का सामना किया था। अंत में फिर वो धीरे 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 धीरे, है ना, मौर्य को अपना चेला बनाया, चंद्रगुप्त मौर्य को, और उसके द्वारा फिर वो उसको हराया। तो नंद वंश भी एक शक्तिशाली वंश था। फिर मौर्य वंश, है ना, तो मौर्य वंश तो था ही नंद वंश के बाद। तो ये यहाँ पर जो भी शासक लोग हुए थे वो शक्तिशाली हुए थे, और उनका सोच जो था वो साम्राज्य विस्तार या साम्राज्य को कैसे क्या, ये अलग प्रकार से चल रहा था। इसी वजह से शक्तिशाली हुआ था कौन, मगध। तो ये सब कारण था। अगला हमारे पास है कि कौशल कहाँ की राजधानी थी। कौशल 16 महाजनपदों में से एक था, है ना, कि कौशल जो है वो भी महाजनपदों में से। तो इसकी राजधानी कौन था, कौशल की राजधानी कौन था? तो याद रखना है कि इसका जो राजधानी था वो श्रावस्ती था। ठीक है, इसका राजधानी श्रावस्ती था। मतलब कौशल की राजधानी क्या, श्रावस्ती। और इस तरह से याद रखना है कि पाटलिपुत्र, अगर हम मगध का बात करेंगे तो मगध का कौन था, मगध का जो राजधानी था वो था पाटलिपुत्र। ठीक है, ये ध्यान में रखना है कि इसका राजधानी पाटलिपुत्र था। वाराणसी काशी महाजनपद का प्रमुख नगर था, ऐसा मान सकते हैं कि जो जो काशी है ना, काशी, तो काशी का वाराणसी जो था वो एक प्रमुख केंद्र या नगर था। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो श्रावस्ती जो था वो कौशल का राजधानी था। ठीक है, तो ये याद रखना है हम लोग को। उसके बाद है अगला क्वेश्चन कि मथुरा, है ना, कि मथुरा की कौन है या कौन थी राजधानी, मथुरा किसकी राजधानी थी, मथुरा किसकी राजधानी थी, ये क्वेश्चन है। तो मथुरा जो है विशेष रूप से ये सूरसेन एक जगह है ना, सूरसेन वहाँ की राजधानी थी। ठीक है, तो याद रखना है कि ये जो है मथुरा, मथुरा किसकी राजधानी थी, तो ये सूरसेन की राजधानी थी। ये विशेष रूप से सूरसेन या फिर मथुरा जो है वो, मथुरा इसकी राजधानी थी। और ये याद रखना है यमुना नदी के किनारे है ना, मथुरा कहाँ पर है, यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे स्थित है, ये याद रखना है। ठीक है, तो इसलिए इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, सूरसेन का ये राजधानी था मथुरा। ठीक है, अगला हमारे पास है माहिष्मती किस महाजनपद की राजधानी थी। माहिष्मती, आप लोग बाहुबली 2 में सुने होंगे माहिष्मती का नाम, है ना, वो माहिष्मती थोड़ा सा अलग है, वो मूवी वाला है। लेकिन विशेष रूप से यहाँ पर जो है वो माहिष्मती चेदी वंश की, हाँ, चेदी जो है, चेदी महाजनपद किस महाजनपद की राजधानी था, तो चेदी की जो राजधानी थी वो था माहिष्मती। ठीक है, तो ये याद रखना है कि यहाँ चेदी महाजनपद की राजधानी थी माहिष्मती। ठीक है, और ये नर्मदा नदी के किनारे था। ठीक है, महाराष्ट्र में नर्मदा नदी के किनारे मान सकते हैं इसको, नर्मदा नदी के किनारे। तो देखिए याद करना है, ऐसे पढ़ने से याद नहीं रहेगा, कुछ कुछ जोड़ के पढ़ना होगा कि माहिष्मती जो है वो नर्मदा नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, और ये चेदी महाजनपद की राजधानी थी, याद रखना है। ठीक है, इस तरह से हम लोग को और भी मिलेगा। अगर यहाँ से क्वेश्चन रहेगा कि अवंती की राजधानी क्या थी, अवंती भी एक महाजनपद था, तो याद रखना है कि अगर हम अवंती का बात करेंगे तो अवंती की राजधानी जो थी वो उज्जैनी थी, है ना, आप लोग उज्जैनी का नाम सुने होंगे, तो उज्जैनी इसकी राजधानी थी।
ठीक है, बाकी हम लोग तो देख ही लिए थे। अस्मक, यहाँ जो अस्मक है, अस्मक के बारे में अगर बात करेंगे, ठीक है, तो अस्मक की राजधानी पोटली या फिर प्रतिष्ठान बोल सकते हैं। ऐसे विशेष रूप से यहाँ पर पोटली का ही जिक्र करा गया आप लोग के बुक में, तो पोटली है ना, पोटली। अस्मक जो है, अस्मक की राजधानी पोटली थी, ठीक है। बाकी एक और यहाँ पर जो मत्स्य है, ठीक है, तो मत्स्य माहिष्मती किस महाजनपद की राजधानी, तो देख ली चेदी की, ठीक है। तो मत्स्य जो हमारे पास है, मत्स्य महाजनपद, इसकी राजधानी विराटनगर था, ठीक है, याद रखना है। तो ये सब पूछा तो नहीं जाएगा विशेष रूप से, लेकिन जो प्रमुख प्रमुख हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो ध्यान में रखना है, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि किस पुराण में मौर्य शासकों का वर्णन है। किस पुराण में मौर्य शासकों का वर्णन है। ऐसी तो देखा जाए तो बहुत सारे पुराणों में वायु पुराण या फिर और कुछ बहुत जगह पर मिलता है, लेकिन यहाँ विशेष रूप से हम लोग को वायु पुराण याद रखना है कि वायु पुराण में मौर्य शासकों का जो वर्णन है, डिस्क्रिप्शन है, वो मिलता है, ठीक है। इसमें विशेष रूप से क्या बताया गया है, तो मौर्य वंश की जो वंशावली है इसका उल्लेख ही देखने को मिलता है। हाँ, मौर्य वंश की वंशावली यहाँ मिल जाता है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर शासन व्यवस्था के बारे में, मतलब यहाँ का शासन व्यवस्था, इसका मौर्य वंश की शासन व्यवस्था कैसा था, ये भी जानकारी यहाँ से मिल जाता है वायु पुराण में। तो इसीलिए हम लोग मान सकते हैं कि बहुत सारे पुराणों में या कुछ अन्य पुराणों में भी उल्लेख मिलता है मौर्य साम्राज्य का, लेकिन प्रमाणिक रूप से अगर देखा जाए तो इसका वह जो वर्णन है मौर्य साम्राज्य का, वो प्रमाण के तौर पर वायु पुराण में ही मिलता है, ठीक है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि मौर्य वंश की स्थापना कब की गई थी। अब आप लोग को बताए थे अभी कि नंद वंश की स्थापना पहले हुआ था, महापद्म नंद के द्वारा किया गया था। उसके बाद धनानंद जो बहुत समझ लीजिए कि लोगों में फेमस तो था, डर था उनके प्रति, लेकिन एक तरह से बोला जाए कठोर था, कठोर दिल वाला था, सताने वाला था, है ना, शैतान टाइप का था समझ लीजिए एक प्रकार से। तो उसका अंत जो है वो काटल्य रणनीति अपना करके करवाए थे मौर्य के द्वारा। तो मौर्य वंश की स्थापना जो है वो कब हुआ, तो इसका ध्यान में याद रखना है कि लगभग 321 या 322 ईसा पूर्व के आसपास। कभी कभी अगर कहीं पर 321 ईसा पूर्व मिल जाता है लिखा हुआ तो वो भी सही माना जाता है, लेकिन दोनों में अगर ये रहे तो ज़्यादा बेटर ये 322, या एनसीईआरटी में तो 321 दिया है तो वो देख लीजिएगा। तो इसकी स्थापना इसके द्वारा, और आप लोग को पता है कि ये जो है वो नंद वंश का जो अंतिम शासक था, है ना, उसको हराया था। मतलब ये इसकी स्थापना जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था, याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि जो 322 ईसा पूर्व में जो इसकी स्थापना हुआ था तो वो किसको हरा के, तो नंद वंश के जो धनानंद या घनानंद है ना, ये घनानंद, इसको हरा करके ये किया था, ठीक है, याद रखना है कि 321 या 22 ईसा पूर्व में नंद वंश के धनानंद या घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है। यहाँ पर वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया, तो अभी हम बताया आप लोग को कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था, है ना, धनानंद या घनानंद को हराया गया था, ठीक है। और इसके मौर्य वंश की स्थापना के पहले किसका राज चलता था, किसका साम्राज्य था, तो नंद वंश, ठीक है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। मौर्य वंश का प्रथम शासक तो सबसे पहले कौन था, यही था जो स्थापना किया था। कौन किया था स्थापना, चंद्रगुप्त मौर्य किया था, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा सीरियल नंबर याद रखना है कि किसके बाद कौन आया था, ठीक है। मौर्य वंश की स्थापना किसके द्वारा हुआ था ये तो हम लोग देख ही लिए, ठीक है। एक बात और ध्यान
ध्यान में रखना है कि यहाँ पर इसके जो गुरु जी थे, है ना, उनके कारण ही हो पाया था, नहीं तो चंद्रगुप्त मौर्य अकेले काफ़ी नहीं था, है ना। उनका दिमाग जो था वो आचार्य, है ना, आचार्य चाणक्य जो थे, ठीक है, उनका यहाँ पर दिमाग काम किया था और वो प्लानिंग बनाते थे। वो उनके प्रधानमंत्री तक रहे थे, है ना, आचार्य चाणक्य, जिनको कौटिल्य कौटिल्य भी कहा जाता है। तो ये याद रखना है, ठीक है। तो इनके मार्गदर्शन में, है ना, इनके मार्गदर्शन में ही ये स्थापित कर पाए, नहीं तो ये नहीं हो पाता, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद हमारे पास है कि प्रथम शासक कौन था। तो यहाँ से प्रथम शासक पूछ रहा है, हो सकता है कि द्वितीय से दूसरा, तो हाँ क्वेश्चन तो है ही। यहाँ पर देखिए प्रथम तो ये हो गया, तो इसका दूसरा शासक कौन था, द्वितीय शासक कौन था या द्वितीय शासक कौन था। तो इसमें विशेष रूप से चंद्रगुप्त का जो बेटा था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिंदुसार, है ना, ये इसका बेटा था। ध्यान रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य का ये क्या था, पुत्र था, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद तीसरा शासक कौन था, ठीक है, तीसरा शासक मौर्य साम्राज्य का तीसरा शासक कौन था। तो चंद्रगुप्त तो फर्स्ट नंबर वाला था, है ना, ये तो फर्स्ट में थे। बिंदुसार जो थे वो सेकेंड में थे। तो तीसरा कौन हो गया, तो तीसरा हो गया ये, है ना, ये तीसरा शासक कौन थे, अशोक, ठीक है। तो अशोक के बारे में याद रखना है कि अशोक जो थे वो तीसरा शासक बने थे। मतलब ये कौन थे, तो बिंदुसार का, हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो था वो बिंदुसार का पुत्र, है ना। और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य का कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य का क्या लगेगा ये, जब बिंदुसार इस चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का अशोक क्या लगेगा, तो वो उसका पौत्र लगेगा या पोता लगेगा, है ना, का पौत्र, ऐसा मान सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के तीनों प्रमुख प्रमुख शासकों का नाम, ठीक है। पहला शासक कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा शासक कौन, तो बिंदुसार। तीसरा शासक कौन, अशोक। हम लोग जो पढ़ रहे हैं यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, तो ये सब बातों को याद रखेंगे तो वो सब लिखने में काम आएगा, है ना, ये सब बातों को लिखा जा सकता है, इसीलिए हम एक्सप्लेनेशन के साथ साथ समझाते रहे, नहीं तो चाहते तो केवल MCQ टाइप का करवा सकते थे। यहाँ है मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे, मौर्य वंश के अंतिम शासक। अब यहाँ पर अंतिम शासक वाला ध्यान रखना है कि अंतिम शासक कौन था। तो अंतिम शासक बृहद्रथ ये था, ठीक है, अंतिम शासक ये था। और यहाँ पर याद रखना है कि मौर्य वंश का ये तो अंतिम शासक था, लेकिन इसका सेनापति था, ठीक है, याद रखना है कि इसका सेनापति जिसका नाम क्या था, पुष्यमित्र शुंग, है ना, ये नाम था इसका। और ये क्या किया, मौका पाकर बृहद्रथ की हत्या कर दिया, और हत्या करने के बाद यही डॉन हो गया, है ना, मतलब मौर्य शासन खत्म, अंतिम शासक है, मतलब इसको मार दिया। बृहद्रथ को मारने का काम कौन किया, इसी का सेनापति पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। और जैसे ही ये इसकी हत्या कर दिया तो मौर्य वंश पूरी तरह से खत्म। और इसके बाद शुंग वंश की स्थापना इसी के द्वारा हुआ। तो यहाँ अगला क्वेश्चन है कि शुंग वंश की स्थापना किसने किया, तो यहाँ पर है पुष्यमित्र, है ना, शुंग नहीं दिया हुआ है, लेकिन ध्यान में रखना है कि ये जो है वो स्थापना इसका किया था, और शुंग वंश की स्टार्टिंग जो है वो यहीं से हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि पुष्यमित्र शुंग जो है वो कौन था, तो शुंग वंश का पहला शासक मान सकते हैं, है ना। ये क्या किया था, तो सेनापति के रूप में पहले काम कर रहा था बृहद्रथ के सेना में, और बृहद्रथ को ही मार दिया, और उसके बाद हत्या करने के बाद सत्ता पर कब्जा कर लिया, ठीक है। और ये क्या किया, शुंग वंश की स्थापना किया। हम ऊपर में समझा दिए हैं कि ये
पुष्यमित्र शुंग जो है सेनापति पुष्यमित्र शुंग बृहद्रथ की हत्या किया था, ये ध्यान रखना है। बृहद्रथ की हत्या कर दिया था, ठीक है। और हत्या करने के बाद क्या किया, शुंग वंश की स्थापना, शुंग वंश की स्थापना कर दिया, ठीक है। तो ये बात याद रखना है कि बृहद्रथ इसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग था और बृहद्रथ की हत्या के बाद शुंग वंश की स्थापना कर दिया, ये ठीक है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है, मतलब इसमें से हम लोग को देखना है और पता करना है कि कौन नहीं है। तो हम लोग अभी तक जो देखे हैं, बिंदुसार भी था, है ना, यह चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। अशोक बिंदुसार का पुत्र था लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य का नाती था। और चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो नंद वंश का खात्मा करके, है ना, और अब मौर्य वंश की स्थापना किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो पहला शासक, बिंदुसार दूसरा शासक और अशोक तीसरा शासक। तो यहाँ पर जो अजात शत्रु है ना, ये ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर है। मतलब ये जो है वो मौर्य वंश का शासक नहीं है, बाकी सब लोग क्या हैं, मौर्य वंश के शासक हैं। मौर्य वंश का शासक नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि मगध की राजधानी कहाँ थी, है ना, मगध की राजधानी। तो अभी हम लोग पाटलिपुत्र के बारे में तो जान ही रहे थे कि मगध जो है पटना, आज का जो पटना है वो पहले का क्या हुआ करता था, पाटलिपुत्र हुआ करता था। आज का पटना याद रखना है कि आज का जो पटना है प्राचीन काल में इसको पाटलिपुत्र बोलते थे, ठीक है। और प्राचीन काल में इसको और प्राचीन का अगर बात करेंगे, पाटलिपुत्र से पहले इसको क्या बोला जाता था, तो पाटलिपुत्र से पहले तो विशेष से इसको पाटलिग्राम था पहले। लेकिन याद रखना है कि मगध की राजधानी पहले प्रारंभ में, ठीक है, वो राजगीर था। मतलब प्राचीन मगध जो था पहले का मगध, ठीक है। अगर हम उसके बारे में बात करेंगे, प्राचीन मगध का अगर बात किया जाए तो प्राचीन मगध की जो राजधानी था, प्राचीन मगध की राजधानी वो क्या हुआ करता था, तो राजगीर होता था, है ना, राजगीर, राजगिरी, है ना, राजाओं का घर, ठीक है, राजगीर हुआ करता था। अभी इसको हम लोग राजगीर बोल देते हैं, राजगिरी नहीं बोला जाता है, राजगीर बोला जाता है, लेकिन पहले ये राजगिरी था, ठीक है। ये प्राचीन मगध की राजधानी हुआ करता था, ठीक है। पाटलिपुत्र जो है मौर्य काल में भी पाटलिपुत्र ही मगध और पूरे साम्राज्य की राजधानी रहा था, ठीक है, इसका ध्यान देना है। लेकिन अजातशत्रु के समय राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया गया था, ये ध्यान देना है कि पहले राजगीर था, तो राजगीर के बाद जो अजातशत्रु, है ना, ये मौर्य वंश का शासक नहीं था, लेकिन अजातशत्रु जब बना तो ये याद रखना है कि अजातशत्रु के टाइम में, अजातशत्रु के द्वारा, ठीक है, पाटलिपुत्र बनाया गया था, स्थानांतरित कर दिया गया था अजातशत्रु के समय, मान सकते हैं। राजधानी को क्या किसके कहाँ बना दिया गया, राजधानी स्थानांतरित कर दिया गया, स्थानांतरित किया गया। और कहाँ किया गया, पाटलिपुत्र, ठीक है। तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र शहर की स्थापना, है ना, पाटलिपुत्र शहर की स्थापना जो है वो किसने किया था, पाटलिपुत्र शहर कौन मतलब बसाया था या फिर किसने इस शहर की स्थापना की थी। तो अगर यहाँ से हम बात करें कि कौन इसका स्थापना किया था, वो था उदयीन, है ना। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना मगध के राजा उदयीन किया था, ये याद रखना है, ठीक है।
तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उदयन, जिसको हम लोग उदयभद्र के नाम से भी जानते हैं। ये कौन था? तो ये जो था अजात शत्रु का पुत्र था। याद रखना है कि अजात शत्रु का पुत्र था ये, ठीक है। और यही जो था वो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना मगध के राजा के रूप में किया था। मगध का राजा था उस समय, और ये जो है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया था। ये विशेष रूप से ये जो है पाटलिपुत्र, ठीक है, वो कहाँ पर है? तो याद रखना है कि पाटलिपुत्र जो है वो विशेष रूप से संगम के पास है ना, सोन नदी और गंगा नदी। तो गंगा और सोन के संगम के आसपास वाला क्षेत्र में ही है। गंगा और सोन के संगम, सोन के संगम के पास बसाया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। कौन बसाया था? तो उदयन। कौन था ये? अजातशत्रु का बेटा था, ठीक है, अपने शासनकाल के दौरान, है ना। मौर्य साम्राज्य की राजधानी बाद में यही फिर बना, ठीक है, पाटलिपुत्र जो बना है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मेगास्थनीज द्वारा किसके मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया? ठीक है, मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे भारत में जब आए थे? तो याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। क्यों? क्योंकि सिकंदर का ये क्या था, सिकंदर के आसपास, है ना, सेल्यूकस निकेटर जिसको बोल रहे हैं, ठीक है, यूनानी शासक जो था, ठीक है, तो उसी के साथ रहता था मेगास्थनीज। उसकी बेटी हेलेना से जब विवाह हो गया, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हुआ था, क्योंकि खतरनाक पावर दिखाए थे, और एक तरह से देखा जाए तो अच्छा टक्कर दिए थे। सिकंदर इससे डर गया था, है ना, और फिर वो किसी तरह से मतलब कि डील हुआ था, और फिर अपनी बेटी का विवाह जो है चंद्रगुप्त मौर्य हेलेना से करा दिया था। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है कि ये मेगास्थनीज जो था वो कौन था? तो यूनानी राजदूत था, याद रखना, और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही आया था। मेगास्थनीज कौन था? तो इसको थोड़ा सा लिख देते हैं, याद रहेगा आप लोग को। तो मेगास्थनीज जो था वो क्या था? यूनानी राजदूत मान सकते हैं इसको, यूनानी राजदूत था, ठीक है। और ये भारत आया था, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ठीक है। और ये किसका दूत था? अगर हम बात करेंगे तो यूनानी राजदूत तो था, लेकिन किसका था? तो यूनानी शासक जो था सेल्यूकस निकेटर, है ना, सेल्यूकस निकेटर, जिसको सिकंदर भी बोला जाता है ना, तो उसके शासन, है ना, इसका ये दूत था, जो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मतलब समझ सकते हैं कि उस समय विदेशी लोगों के विदेशी व्यापार उस समय चल रहा था, या विदेशों से संपर्क था, है ना। मौर्य काल के दौरान भी विदेशों के साथ संपर्क रहता था। अभी हम लोग जो इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का बात करते हैं, उस ज़माने में भी हुआ करता था, ठीक है, तो याद रखना है। तो ये जो है कई सालों तक मेगास्थनीज यहाँ पर रहा था, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कई सालों तक ये निवास किया, समझ सकते हैं, ठीक है। और विशेष रूप से मौर्यकालीन भारत का प्रसिद्ध वर्णन जो है यही इसी के द्वारा किया गया, ठीक है। मेगास्थनीज जो है वो किया था। ये एक पुस्तक भी लिखा था, क्या नाम था उसका? इंडिका। हम लोग बात करेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए वही है। बोला जा रहा है कि मेगास्थनीज की पुस्तक को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो मेगास्थनीज की जो पुस्तक है हम लोग उसको जानते हैं इंडिका के नाम से, ठीक है। याद रखना है कि हम लोग उसको इंडिका के नाम से जानते हैं। और ये इंडिका के बारे में बात करेंगे तो ये तो विशेष रूप से भारत के बारे में पुस्तक लिखा था, है ना। इंडिका जो है इसका डिस्कशन किया गया था भारत का, तो भारत का वर्णन इसमें किया गया है विशेष रूप से। और भारत में किसका?
भारत के बारे में जो लिखा गया है वो इंडिका है, लेकिन विशेष रूप से यहाँ पर जो है वो मौर्यकालीन प्रशासन, समाज और नगर का जो व्यवस्था, ये सब के बारे में लिखा गया। भारत का वर्णन तो कर रहा है, लेकिन किसका? तो विशेष रूप से यहाँ पर मौर्य काल या मौर्य काल के जो प्रशासन है ना, मौर्यकालीन प्रशासन मतलब मौर्य काल के टाइम का जो प्रशासन व्यवस्था था, है ना, उसके बारे में यहाँ पर वर्णन मिलता है। यहाँ का समाज कैसा था, इसके बारे में वर्णन किया था। वो नगर व्यवस्था कैसा था, इसके बारे में वर्णन किया था, है ना। तो विशेष रूप से इंडिका में भारत के बारे में लिखा गया है। ठीक है, इंडिका लिखा गया किसके द्वारा? तो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका, और इसमें भारत का वर्णन है और विशेष रूप से मौर्यकालीन प्रशासन का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि इंडिका किसने लिखी थी, है ना, इंडिका किसने लिखा था? तो इंडिका किसने लिखा, तो यहाँ से हम लोग साफ समझ गए कि ये जो है मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया पुस्तक था। ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान रखना है किसके दरबार में आया था ये, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर एक बात और याद रखना है कि ये किसका राजदूत आया, किसके राजदूत के रूप में आया था? तो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में आया था, उसी का दूत था ये। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने किया? अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है, अगला ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है, इसीलिए याद रखना है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने किया था? अर्थशास्त्र जो है इसकी रचना चाणक्य, कौटिल्य जिसको कहते हैं ना, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरुजी, इसी के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये चाणक्य कौन थे? तो हम लोग बोल सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री भी थे ये, जो जैसा बोलते थे वैसे ही होता था, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु मानेंगे इनको, या फिर प्रधानमंत्री मान लीजिए, प्रधानमंत्री के पद पर ये रहते थे। ठीक है, उस टाइम में जो ये बोलते थे वही होता था। ठीक है, तो ये मान सकते हैं इनको, और इन्होंने ही जो है वो अर्थशास्त्र की रचना की थी। अब अर्थशास्त्र का मतलब ये नहीं समझना है कि इकोनॉमिक्स, है ना। अर्थशास्त्र में विशेष रूप से वो चंद्रगुप्त के प्रशासनिक व्यवस्था, या फिर ये विशेष रूप से अर्थशास्त्र की रचना किए थे। तो इसमें क्या देखने को मिलता है कि इसमें शासन व्यवस्था देखने को मिलता है कि उस टाइम का शासन व्यवस्था कैसा होना चाहिए या फिर कैसा था। तो ये चीज़ हम लोग को यहीं पर मिलता है, शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलता है। राजनीतिज्ञ थे बहुत बड़े ये, है ना, तो इसीलिए ये राजनीति के बारे में भी यहाँ डिस्कस किए हैं इसी बुक में। ठीक है, अर्थनीति, थोड़ा बहुत अर्थनीति के बारे में भी बताए हैं कि कैसे वित्तीय संकट से कैसे दूर या फिर कैसे ठीक होना है, या अपने आर्थिक कंडीशन को कैसे ठीक रखना है, प्रशासनिक व्यवस्था को कैसे बनाए रखना है। ठीक है, तो प्रशासन को कैसे मजबूती प्रदान करना, ये सब विशेष रूप से बहुत सारी चीज़ों के बारे में अर्थशास्त्र में वो जिक्र किए थे। ठीक है, तो अर्थशास्त्र किसकी रचना है, याद रखना है, चाणक्य की रचना है। अगला हमारे पास है कौटिल्य की कृति, है ना। कौटिल्य, कृति मतलब वही रचना, कृति मतलब रचना, तो एक कन्फ्यूजन नहीं होना है, कहीं कृति रह सकता है या, तो ये याद रखना है कि कौटिल्य की कृति क्या है या रचना क्या है, तो यही है अर्थशास्त्र, जैसा कि भी हम लोग ऊपर डिस्कस किए, है ना, अर्थशास्त्र। इसमें अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर 2-3 और हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो ये सब भी कृति है। तो मेघदूत किसकी कृति है? तो अगर हम मेघदूत के बारे में बात करेंगे, तो मेघदूत जो है वो कालिदास की रचना है। ठीक है, तो याद रखना है कि ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, कालिदास, है ना। तो मेघदूत जो है वो कालिदास की रचना है, कालिदास की रचना। ठीक है, और वाल्मीकि अग्निमित्र जो है ये भी कालिदास ने ही लिखा है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि ये भी कालिदास की रचना है ये भी। और ये ऋतु संहार, ये जो है ये भी कालिदास की रचना है। मतलब समझ लीजिए एक प्रकार से यहाँ पर हम लोग तीनों का तीनों यहाँ कालिदास की रचना के बारे में बात की। एक यहाँ पर केवल ये जो है ना, दूसरा अर्थशास्त्र, वो किसके द्वारा रचा गया है? तो वो रचा गया है कौटिल्य या चाणक्य के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम,
ओरिजिनल नेम क्या था? क्या कौटिल्य उनका प्रारंभिक नाम था? नहीं, उनका वास्तविक नाम शुरू में क्या था? विष्णुगुप्त, है ना, वो विष्णुगुप्त उनका वास्तविक नाम था। ठीक है। बाद में इनका नाम चाणक्य पड़ा। बाद में इनका नाम जो है वो कौटिल्य पड़ा। ठीक है। शुरू में इनका नाम क्या था? विष्णुगुप्त। इनको चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य ये सब के नाम से जाना जाता है। चाणक्य नाम पढ़ने का एक और रीज़न है, ठीक है, कि चाणक्य नाम क्यों पड़ा? तो चाणक्य उनके पिता, है ना, चनक के नाम पर पड़ा था। इनके पिता का नाम क्या था? अ, पिता का नाम था इनका चनक। तो इसीलिए चनक इनके पिता के नाम होने के कारण, ठीक है, इनका नाम चाणक्य पड़ा था, याद रखना है। बाकी ये जो कौटिल्य है उनका उपनाम था। ठीक है। बाकी विष्णुगुप्त याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तक्षशिला, है ना, तक्षशिला विश्वविद्यालय एक प्रसिद्ध विश्व, जिस तरह से नालंदा विश्वविद्यालय, अभी नालंदा का भी क्वेश्चन है, तो उसी प्रकार तक्षशिला जो था ये भी, है ना, विशेष रूप से ये पाकिस्तान वाला क्षेत्र में पड़ता है। तक्षशिला जो है अभी ये पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है। याद रखना है कि तक्षशिला कहाँ पर स्थित है? तो पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में कहाँ पर? पाकिस्तान के किस जगह पर स्थित है? अगर हम ऐसा बोलेंगे, प्राचीन काल में प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र था ये। ठीक है। विश्वविद्यालय था तो शिक्षा का केंद्र था ही, लेकिन अभी ये रावलपिंडी, रावलपिंडी एक जगह है ना, रावलपिंडी, वहीं पर ये है, पाकिस्तान के रावलपिंडी नामक स्थान पर है। और याद रखना है कि प्रमुख शिक्षा का केंद्र रहा था ये। अपने ज़माने में विदेशों से लोग यहाँ पर आते थे पढ़ने के लिए। प्रमुख शिक्षा का केंद्र ये मानेंगे। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन कराया था? किसके द्वारा हुआ था? ठीक है। तो ये जो है विशेष रूप से नालंदा की स्थापना जो है वो गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम, जिसको बोल सकते हैं, है ना, कुमार गुप्त प्रथम, इसके द्वारा, इनके द्वारा मतलब कराया गया था। यहाँ से हम लोग को याद रखना है कि नालंदा विश्वविद्यालय कितने फेमस, कितना हम लोग को पता है, इसमें फायान और बहुत सारे चीनी मतलब जो विद्वान थे यहाँ पर आके पढ़े थे। तो कुमार गुप्त इसका आंसर याद रखना है। हम लोग को तक्षशिला के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि तक्षशिला जो था, तक्षशिला विश्वविद्यालय, है ना, वो कहाँ पर था? जैसा कि यहाँ पर हम लोग बात किए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा किया गया। ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, तो विशेष रूप से इसके स्थापना का डिटेल नहीं मिलता है कि स्थापना इसका कौन किया था। ठीक है। स्थापना के बारे में उतना डिटेल्स यहाँ नहीं मिल पाता है कि स्थापना के बारे में विवरण उपलब्ध उतना अच्छा से नहीं है। ऐसा माना जाता है कि धीरे धीरे इसका अलग अलग राजाओं के द्वारा डेवलपमेंट होता गया। और यहाँ से तक्षशिला से ही हम लोग को याद रखना है कि इसी विश्वविद्यालय से या फिर यही जगह से, ये 7वीं 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बात है, उस ज़माने में ये तक्षशिला सबसे पुराना विश्वविद्यालय में से एक इसको मान सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर हम लोग जो चाणक्य का बात कर रहे थे, तो चाणक्य यहाँ पर पढ़े थे, है ना, चाणक्य यहाँ से स्टडी किए थे। उसके बाद आप लोग जीवक के बारे में सुने होंगे। जीवक जो बौद्ध धर्म में चिकित्सक के रूप में, है ना, जो गौतम बुद्ध के साथ चिकित्सक के रूप में गया था। आप लोग पाणिनि के बारे में सुने होंगे, है ना, जो व्याकरण के रचयिता जिसको मान सकते हैं, ग्रामर के रचयिता। तो पाणिनि भी यहीं पर अध्ययन किए थे। तीनों के तीनों जो हैं वो यहाँ पर क्या पढ़ चुके थे, यहाँ पर पढ़ चुके थे, और पढ़ाने वाले प्रमुख गुरु में से यहीं पर है ना। तो ये शिक्षा भी अर्जन किए थे और शिक्षक के रूप में भी यहाँ पर काम किया था। ठीक है। तो यहाँ याद रखना है। ठीक है। इसी में से एक और विश्वविद्यालय आता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, है ना, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय।
इसके बारे में अगर बात करेंगे तो ये धर्मपाल के द्वारा इसका मतलब स्थापना किया गया था। धर्मपाल, पाल वंश का था ये। ठीक है, बस याद रखना है कि कुमारगुप्त जो है नालंदा का ये करवाया था। ठीक है, और तक्षशिला के बारे में उतना डिटेल्स जानकारी हम लोगों को नहीं मिलता है। तक्षशिला जो है वो उसका कौन निर्माण कराया होगा, कौन बनाया होगा, तो ये ज़्यादा डिटेल्स नहीं मिल पाता है। ठीक है, बाकी नालंदा के बारे में तो आप लोग को पता ही है कि प्राचीन भारत का सबसे प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र में से एक है। आज हम लोग यहाँ पर टूर के रूप में जा सकते हैं देखने को कि कैसे कैसे अध्ययन करते थे। देश विदेश से लोग यहाँ पर आते थे पढ़ने के लिए। ठीक है, विशेष रूप से यहाँ पर चीनी विद्वान बहुत सारे आके पढ़ के और यहाँ से बहुत फेमस हुए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजगीर कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ था? राजगीर कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ था? तो याद रखना है कि राजगीर जो है विशेष रूप से यहाँ पर 5 पहाड़ियों का वर्णन मिलता है कि 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। 5 पहाड़ी में से अगर हम बात करेंगे कौन कौन सा पहाड़ी, तो इसमें व्यवहार आता है एक, उसके बाद विपुल, ये भी पहाड़ी का नाम है विपुल। अगला पहाड़ी का अगर बात करेंगे तो वो है रत्न, है ना, रत्न। नेक्स्ट अगर पहाड़ी के बारे में बात करेंगे तो वो उदय। ठीक है, और अंतिम जो पहाड़ यहाँ पर है वो है सोन। तो ये मुख्य रूप से व्यवहार, विपुल, विपुल और रत्न, उदय, सोन, ये 4-5 पहाड़ी से राजगीर जो है वो घिरा हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ कि प्राचीन काल में सुदर्शन झील किस राज्य में स्थित है? सुदर्शन झील जो है वो मौर्य काल में ही इसका स्थापना किया गया था। बाद में फिर इसका गुप्त शासकों के द्वारा मतलब फिर से रिपेयरिंग वगैरह हुआ था, कराया गया था। लेकिन याद रखना है कि ये जो प्राचीन काल का सुदर्शन झील है वो गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। इसका निर्माण जो है किस में हुआ था, किसके द्वारा कराया गया था? तो याद रखना है कि मौर्य शासक के काल में इसका निर्माण हुआ था। मौर्य शासक के काल में इसको बनाया गया था। ठीक है, और एक बात और क्या याद रखना है इसमें कि इसका रिपेयरिंग, ठीक है, मरम्मत जिसको बोल सकते हैं, ठीक है, मरम्मत या फिर कभी कभी जीर्णोद्वार, है ना, ये मतलब उसको फिर से रिपेयरिंग करना, जीर्णोद्वार, ये जो हुआ था, ठीक है, ये गुप्त शासकों ने बाद में कराया था। ठीक है, गुप्त शासकों के द्वारा बाद में रिपेयरिंग भी कराया गया था। लेकिन बना कब था? मौर्य शासक के काल में ये जो था स्टार्ट में बना था। गुजरात में स्थित है ये सुदर्शन झील। और मरम्मत किसके द्वारा बाद में कराया गया था? तो गुप्त शासकों के द्वारा कराया गया था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? कौन सा मुद्रा चलता था उस समय? ठीक है, मौर्य काल के टाइम में। तो उस समय जो मौर्य काल में मुद्रा, मुख्य रूप से मुख्य मुद्रा को पन कहा जाता था। ठीक है, याद रखना है कि ये मौर्य काल में मुद्रा का नाम क्या था? पन। ठीक है, ये चांदी और तांबा का सिक्का के रूप में था। मतलब ये तांबा और चांदी, ठीक है, चांदी तथा तांबा का सिक्का हुआ करता था। ठीक है, तो ये याद रखना है। ठीक है, और ये विशेष रूप से कैसे होते थे? पंच्ड, है ना, पंच्ड मार्क कॉइन होते थे, मतलब आहत सिक्का हुआ करता था ये सब, आहत सिक्का। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं चोट मार के, है ना, चोट मारें, जैसे कि पिघला लिए, हल्का सा ठंडा हो गया है तो धीरे धीरे ठंडा होने वाला है, उसमें चोट मार देंगे तो वो आहत सिक्का होता था। मुहर वगैरह टाइप से उसमें चोट मारा जाता था तो आहत सिक्के होते थे, मतलब चोट मारने पर जो उसमें छप जाता था। तो इस प्रकार का सिक्का हुआ करता था ये। ठीक है, अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक कौन थे? तो याद रखना है कि इसमें सोने का सिक्का सबसे पहले जो जारी करने वाले शासक थे वो प्रसिद्ध थे हिंद यूनानी, है ना, जो हिंद यूनानी शासक लोग थे। ठीक है, मतलब इंडो ग्रीक जिसको बोल सकते हैं। इसी को कभी कभी कहीं कहीं लिखा मिल जाएगा
कि इंडो ग्रीक, है ना। तो इंडो ग्रीक मतलब, इंडो मतलब इंडिया वाले, हिंदुस्तान वाले, और यूनानी मतलब ग्रीक, अंग्रेजी में ग्रीक, है ना। तो यहाँ पर सोने का सिक्का जो है सबसे पहले स्टार्टिंग में सोने का सिक्का यही सब स्टार्ट किए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है। प्रियदर्शी विशेष रूप से अशोक के लिए प्रयुक्त हुआ है ऐसा माना जाता है। ठीक है। बहुत सारे अभिलेखों में पता चला है कि प्रियदर्शी का अर्थ क्या होता है। अगर हम बात करेंगे प्रियदर्शी के बारे में तो जिसे सब प्रिय दृष्टि से देखे, प्रियदर्शी, है ना, ऐसा मान सकते हैं कि जिसे सब क्या करे, प्रिय दृष्टि से, मतलब प्यार के नज़रिए से, है ना, प्रिय दृष्टि से देखे, प्रेम से देखे, प्रिय दृष्टि से देखें, या फिर हाँ ऐसे मान सकते हैं, या फिर जो सबको प्रिय दृष्टि से देखे, ऐसा भी माना जा सकता है कि जिसे सब लोग प्रिय दृष्टि से देखे, या फिर हम लोग ये भी मान सकते हैं कि वो सबको, सभी अपने जनता को, है ना, प्रेम भरा ये दृष्टि से या सबके प्रति प्रेम भाव रखते होंगे, किसी के प्रति घृणा या किसी को उस प्रकार का सताने उताने वाला काम नहीं करते होंगे, तो इसीलिए इनका उपाधि एक रूप से प्रियदर्शी के रूप में दिया जाता होगा। मतलब ये जो है बहुत सारे अभिलेखों में इसका मतलब अशोक के अभिलेख में ये नाम बहुत सारे अभिलेखों में देखने को मिल जाता है। ठीक है। तो याद रखना है कि अशोक के अभिलेखों में, है ना, या अभिलेख में मिलता है ये लिखा हुआ। अच्छा, कैसे जाने कि ये प्रियदर्शी लिखा हुआ है, तो ये सबसे पहले कौन पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप पढ़ा था। ठीक है। तो हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था। अशोक का पहले क्वेश्चन तो बहुत पहले पढ़ चुके थे, लेकिन एक बार और हम लोग जान रहे थे कि ये सम्राट अशोक जो था वो बिंदुसार का पुत्र था। ठीक है। और बिंदुसार का पुत्र था तो उसके पिता की मृत्यु के बाद लगभग 4 साल तक ये उत्तराधिकारी का संघर्ष चलता रहा था, मतलब उनके और भी, लेकिन विशेष रूप से ऐसा माना जाता है कि अपने भाइयों का कत्ल भी किए थे ये, बहुत सारे भाइयों को, है ना, ये मान जाता है। संघर्ष 4 साल तक युद्ध चला था। उसके बाद फिर लगभग 269 ईसा पूर्व में, है ना, 269 ईसा पूर्व में जो है वो सम्राट अशोक का, है ना, जो बिंदुसार के पुत्र थे, तो उनका राज्याभिषेक इसी टाइम में हुआ था। इसके बाद कलिंग युद्ध कब हुआ था, या कलिंग का युद्ध कब हुआ था, अगर ये बहुत फेमस युद्ध है ये, है ना। और इसी में याद रखना है कि बहुत सारे लोगों की हत्या कर दिया गया था इनके द्वारा, इनके सेनाओं के द्वारा, और वही देख करके इनका जो मन था वो बदल गया था, चेंज हो गया था, परिवर्तन हो गया था। उसके बाद से प्रण लिए थे ये अशोक कि आज के बाद हम हिंसा नहीं करेंगे, शस्त्र का त्याग कर दिए थे, है ना, हथियार त्याग दिए थे। ठीक है। तो कलिंग युद्ध जो है बहुत फेमस युद्ध माना जाता है। 261 ईसा पूर्व मानेंगे इसका युद्ध जो हुआ था लगभग, है ना। सम्राट अशोक जो है कलिंग पर आक्रमण किए थे 261 ईसा पूर्व में। ठीक, याद रखना है कि ये कलिंग पर आक्रमण का टाइम यही था। कलिंग पर या कलिंग में आक्रमण, कलिंग पर आक्रमण ज़्यादा सही रहेगा, तो कलिंग पर आक्रमण। ठीक है, याद रखना है। इसी युद्ध में याद रखना है कि इनका हृदय परिवर्तन हो गया था। ठीक है, याद रखना है कि इसी युद्ध में हृदय परिवर्तित हो गया था, या हृदय परिवर्तन हुआ था, और ये क्या किए थे, शस्त्र त्याग कर दिए थे, शस्त्र त्याग दिए थे, युद्ध की समाप्ति की घोषणा कर दिए थे। आगे क्वेश्चन है कि कलिंग युद्ध के बाद, है ना, पश्चात अशोक ने कौन सा धर्म स्वीकार किया। तो उस समय बौद्ध धर्म चल रहा था अच्छा से, है ना, जो सबके प्रति प्रेम भाव रख रहा था, तो इसीलिए बौद्ध धर्म को अपना लिए थे, और अपने पुत्र पुत्री दोनों को
है ना, दोनों को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेज दिए थे श्रीलंका। ठीक है, तो ये याद रखना है। ठीक है, आगे चलकर पूरे एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार ही इन्होंने किया था। ठीक है, और बौद्ध धर्म में आने के कारण ही जो थे वो अहिंसा और धर्म का प्रचार, है ना, इसका मार्ग चुन लिया था। बौद्ध धर्म में अपनाने के बाद ही ये अहिंसा वाला मार्ग चुने थे, और अहिंसा के साथ क्या धर्म प्रचार इसी का अपने थोड़ा सा अपने जोड़ के, जिसको अशोक का धम्म भी कहते हैं, है ना, वो इसमें सारे बातों को थोड़ा सा इजी करके और भी इसमें ना धर्म प्रचार या धर्म का प्रचार भी शुरू कर दिया था इन्होंने। ठीक है, अपना तो ये सब छोड़ ही दिए, हिंसा उंसा करना। ठीक है, मोह माया सब खत्म हो गया, राज्य के प्रति इनका जो था वो सब भंग हो गया, लेकिन ये इसका प्रचार भी करना प्रारंभ कर दिए थे। अगला है कि सारनाथ का स्तंभ किसने बनवाया। सारनाथ जो है वो अशोक मौर्य के द्वारा ही बनाया गया था, लेकिन यह याद रखना है कि ये सारनाथ का जो स्तंभ है, अशोक स्तंभ, आज हम लोग कभी कभी देखते हैं, अभी तक वो उसमें कुछ नहीं हुआ है। तो यह अशोक स्तंभ जिसको बोल सकते हैं सारनाथ का स्तंभ, है ना, इसी के द्वारा, सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, याद रखना है कि ये जो सारनाथ का स्तंभ है, इसको हम लोग अशोक स्तंभ भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अशोक स्तंभ भी कहते हैं। और ये अशोक स्तंभ जो है, इसके शीर्ष पर, है ना, शीर्ष मतलब ऊपर, हेड पर, मुंडी पर, शिखर पर, शीर्ष या फिर शिखर पर क्या बना हुआ है? तो शिखर पर जो है वो सिंह का चिन्ह है, शेर का चिन्ह है। ठीक है, याद रखना है कि शिखर पर शेर का चिन्ह होता है। और विशेष रूप से जो है अशोक ये स्तंभ जो है बौद्ध धर्म के प्रति समर्पण का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, ये याद रखना है कि ये जो है वो बौद्ध धर्म के प्रति समर्पण माना जाता है इसको, बौद्ध धर्म के प्रति समर्पण। ठीक, याद रखना है। अगला हमारे पास है कि अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है। मतलब कि कलिंग पर विजय प्राप्त कर लिए थे। ठीक है, इसका उल्लेख जो है वो किस शिलालेख या कौन से पत्थर वाले शिलालेख में मिलता है? तो उसका आंसर है 13वीं शिलालेख में। ठीक है, कौन सा शिलालेख? तो 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, तो 13वीं नंबर वाला याद रखना है आप लोग को, 12th के बाद 13, है ना। तो अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख जो है, कलिंग पर विजय प्राप्त कर लिए थे, इस बात का उल्लेख जो है वो किस शिलालेख में मिलता है? तो वो मिलता है 13वीं शिलालेख में। ठीक है, इसमें क्या मिलता है? तो कलिंग के विजय की जो उल्लेख है ये मिलता है, मतलब कलिंग विजय का उल्लेख ही इसमें मिलता है। कलिंग विजय का उल्लेख, ठीक है, कलिंग विजय का उल्लेख इसमें मिलता है। इसमें एक बात और भी देखने को मिलता है कि जो युद्ध से हुए दुख और पश्चाताप की बात भी लिखा गया है। मतलब इसमें युद्ध से जो दुख हुआ था उनको, ठीक है, युद्ध व पश्चाताप। ठीक है, पश्चाताप मतलब पछतावा जिसको बोल सकते हैं, पश्चाताप जो किए थे वो बाद में। ठीक है, इसका भी उल्लेख मिलता है, दुख व पश्चाताप का भी उल्लेख मिलता है। इसी में यही शिलालेख जो है हृदय परिवर्तन का ऐतिहासिक प्रमाण है। मतलब यही जो है, जो दुख और पश्चाताप हुआ था, यही क्या है, वो प्रूफ देता है कि अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था। ठीक है, तो ये शिलालेख अशोक के हृदय परिवर्तन का क्या देता है? हृदय परिवर्तन का प्रमाण देता है। तो याद रखना है कि 13वीं शिलालेख जो है वो कलिंग युद्ध पर विजय के रूप में इस शिलालेख को माना जाता है, और अशोक के हृदय परिवर्तन का ये प्रमाण देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पश्चाताप कर रहे थे वो, है ना, और दुखी हुआ था, उनको दुख महसूस हुआ था। ठीक है, विजय प्राप्त करने के बाद भी वो हार गए थे। क्यों? एक ऐसा कथन माना जाता है कि उनकी एक प्रेमिका जो थी, कलिंग के जो राजा थे उनकी बेटी थी, है ना, वो भी युद्ध में मारी गई थी इनके द्वारा। ठीक है, क्योंकि
ये अशोक के खिलाफ वो लड़ाई कर रही थी। तो इस तरह से उसका जब मृत्यु हो गया था और बहुत सारे सेनाओं का लोगों का हत्या हो गया था, तब इनको दिक्कत हुआ था। अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि 1838 में ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसे प्राप्त हुआ। तो अभी हम बता रहे थे आप लोग को कि ब्राह्मी लिपि में ही अशोक का जो जितना भी लेख है अधिकतर वो ब्राह्मी लिपि में लिखा मिलता है। कुछ कुछ खरोष्ठी लिपि में है ना, पश्चिम उत्तर वाला क्षेत्र में, मतलब तक्षशिला जो विश्वविद्यालय था उधर वाला क्षेत्र में खरोष्ठी मिलता है, यूनानी वाला भाषा भी मिलता है, लेकिन ब्राह्मी लिपि अधिकतर मिलता है। और ये जेम्स प्रिंसेप जो थे उन्होंने सबसे पहले पढ़ा था इसको, ठीक है, 1838 ईस्वी में। तो ये याद रखना है कि सबसे पहले इन्होंने ही पढ़ा था, मतलब बहुत लंबे समय तक तो पढ़ा नहीं जा सका था। ब्राह्मी लिपि एक प्राचीन लिपि है भारत का, जो बहुत लंबे समय तक पढ़ा नहीं जा सका, लेकिन ये जेम्स प्रिंसेप है ना, ये अंग्रेज विद्वान थे, याद रखना है कि ये एक अंग्रेज विद्वान थे, ठीक है। और इन्होंने जो है वो सबसे पहले पढ़ने में सफलता प्राप्त किया, और कब, 1838 में इन्होंने पढ़ा था, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि चीनी यात्री फाहियान किस काल में भारत आया। कौन से काल में, किसके शासन काल में, या फिर कब, किस काल में ये आया था। तो याद रखना है कि जो चीनी यात्री फाहियान है वो गुप्त काल में, है ना, किस काल में, तो वो आया था गुप्त काल में भारत, ठीक है। तो ये गुप्त काल में भारत आया था और बौद्ध धर्म का अध्ययन करने आया था विशेष रूप से, ठीक है। क्यों आया था, बौद्ध धर्म का अध्ययन, है ना, बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए जो ये था फाहियान, ठीक है। वो क्यों आया था, तो याद रखना है कि बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए आया था। इसमें याद रखना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, है ना, जिसको हम बोल सकते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका मतलब, इसका एक और नाम है कि विक्रमादित्य इन्हीं का नाम था, है ना, विक्रमादित्य, विक्रम संवत इन्हीं के शासनकाल में बनाया गया था। अभी जो विक्रम संवत चल रहा है, ठीक है, जो अंग्रेजों के कैलेंडर से भी पहले का कैलेंडर है ना। तो याद रखना है विक्रमादित्य के द्वारा या इसके शासनकाल में, के शासनकाल में ये आया था फाहियान। चीनी यात्री था, क्यों आया था भारत, तो बौद्ध धर्म का अध्ययन करने आया था, गुप्त काल में आया था ये। और कौन थे उस समय शासक, कौन थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, है ना, विक्रमादित्य जिनको कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ह्वेन सांग किसके दरबार में आया था। ह्वेन सांग भी एक चीनी यात्री था, ठीक है। तो ये किसके टाइम में आया था, ठीक है। तो ह्वेन सांग जो है ये हर्षवर्धन के शासनकाल में या उसके दरबार में आया था, ठीक है। ये लगभग 7वीं शताब्दी में, है ना, 7वीं शताब्दी में आया था, 7वीं शताब्दी में, ठीक है। और ये ईसा मसीह के जन्म के पहले का बात है, ठीक है। उसके बाद याद रखना है कि यहाँ कई सालों तक ये ह्वेन सांग जो है रहा था, और फिर यहाँ के सामाजिक धार्मिक ये बहुत सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन भी किया था ये, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। तो विशेष रूप से स्वर्ण काल जो है गुप्त काल को ही कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो विशेष रूप से बहुत तरह के तकनीकी डेवलपमेंट में, जैसे कि अगर हम बात करेंगे तो खगोल शास्त्र के रूप में, साहित्य, विज्ञान, है ना, बहुत सारी चीज़ों में। यहाँ पर गुप्त काल में ही हम लोग बात करेंगे कि कालिदास जो थे महान कवि, है ना, इसी के टाइम में थे, तो साहित्य के क्षेत्र में बहुत डेवलप किया था ये, ठीक है। उसके बाद आर्यभट्ट का हम लोग बात करेंगे। ये तो हो गए साहित्य के क्षेत्र में डेवलप करा रहे थे, ठीक है, कालिदास एक महान कवि। दूसरा यहाँ पर आर्यभट्ट का नाम आप लोग सुने हैं, जो गणित, हमारे भारत में गणित के महान गणितज्ञ वैज्ञानिक बोल सकते हैं, ठीक है।
और खगोल वैज्ञानिक भी थे। खगोल वैज्ञानिक मतलब है ना, पिंड, आकाशीय पिंडों का अध्ययन करके ग्रहों के बारे में, है ना, बहुत कुछ। तो आर्यभट्ट जो थे वो भी इसके दरबार में होते थे। ठीक है, एक महान गणितज्ञ या क्या बोल सकते हैं इनको, महान वैज्ञानिक, है ना, महान वैज्ञानिक। तो सोचिए कि इसके टाइम में, इसके ज़माने में इतने महान महान लोग वहाँ पर रह रहे थे। ठीक है, एक बात और याद रखना है। ठीक है, विशेष रूप से इतना काफ़ी है। स्वर्ण काल के रूप में जाने का रीज़न क्या है कि कालिदास, आर्यभट्ट, कला विज्ञान के क्षेत्र में भी डेवलपमेंट हुआ था। कला के क्षेत्र में, गणित वाला क्षेत्र में तो ये कर ही रहे थे आर्यभट्ट, है ना। तो गणित में बहुत डेवलप हो गया था। खगोल शास्त्र में, है ना, खगोल शास्त्र, तो खगोल शास्त्र में भी डेवलपमेंट हुआ था। मतलब गुप्त काल के दौरान जो है भारत का इतिहास स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उस ज़माने में पूरे विदेशों से लेकर पूरे अलग अलग देशों में सभी तरीके से यहाँ पर थे। इसी टाइम में ना आ रहे हैं। देखिए, इसी समय में अगर हम बात करेंगे कि फाहियान आया था यहाँ अध्ययन के लिए गुप्त काल के दौरान ही, जिसमें विक्रमादित्य खगोल शास्त्र, अभी जो विक्रम संवत चल रहा है, कैलेंडर चल रहा है, उसमें वो चंद्रमा पर बना हुआ था, है ना। तो हम लोग अंग्रेज़ों के कैलेंडर बनने से पहले हम लोग का कैलेंडर बहुत सारा बन चुका था, कैलेंडर बन चुका था। हम लोग का डेट तारीख सब चल रहा था, है ना। जीरो का खोज के बारे में आप लोग सुने होंगे। तो इस तरह से हमारा जो ये समय था, उस समय गुप्त काल वाला, वो बहुत डेवलप माना जाता है। इतना हम लोग इसमें पढ़े हैं। अगर इतना अच्छा से ध्यान में रखिएगा तो इससे बाहर क्वेश्चन आप लोगों का नहीं आने वाला है। ठीक है।